चलिए फिर, तो पिछले क्लास में हमने किस पे चर्चा किया? प्रकाश संश्लेषण पर। और इस क्लास में हम लोग किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं? पादप हार्मोन पे। ठीक है, हमारा पादप कार्यकी वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने पहले प्रकाश संश्लेषण पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग इसमें क्या देखेंगे? पादप हार्मोन देखेंगे। पादप हार्मोन्स, पहले ये समझिए कि हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स मतलब जो उत्तेजना पैदा करे। हमने पढ़ा था ग्रंथि। ग्रंथि से क्या निकलता है? रस। रस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंजाइम और एक होता है हार्मोन। एंजाइम का काम होता है पचाने का, पाचन करने का काम कौन करती है? एंजाइम। और हार्मोन्स का काम क्या है? उत्तेजना पैदा करना। उत्तेजना पैदा करना है ना, शरीर के विभिन्न क्रियाकलाप एवं गतिविधि को नियंत्रित करना। समझ आ रहे? तो पादप मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों में भी क्या पाया जाता है? हार्मोन्स पाया जाता है। और पेड़ पौधे जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ये हार्मोन इसके विभिन्न अंगों को, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल आदि चीजों को वृद्धि एवं विकास करने में सहायता करती है। समझ में आ रहे? चलिए, तो इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं एवं दूसरे भाग में स्थानांतरित। अब हर जगह तो नहीं बनेगा, समझे? जैसे शरीर में जो हार्मोन्स है वो किस जगह पे बनेगा? मानव शरीर में जहां ग्रंथियां होंगी, तो जिस जगह पे ग्रंथि होगा उस जगह में हार्मोन्स का स्रावण होगा। वैसे ही पौधे के किसी एक विशेष अंग में हार्मोन्स का निर्माण होता है और वो हार्मोन्स पौधे के विभिन्न अंगों में स्थानांतरित होकर के चला जाता है। समझ आ रहे हैं? इसके अलावा ये हार्मोन्स पौधे की वृद्धि, विकास एवं प्रजनन आदि को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, प्रभावित करते हैं। यदि हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं अच्छे मात्रा में, तो पौधे का क्या होगा? वृद्धि होगा, विकास होगा, फूल खिलेंगे, फल खिलेंगे, हम सब खाएंगे करके मस्त। समझ आए? तो इसके लिए जरूरी है क्या चीज का बनना? हार्मोन्स का बनना। समझ आ रहा है? ठीक है, किसका बनना? हार्मोन्स का बनना। तो हार्मोन्स क्या करता है? पौधे के वृद्धि, विकास, प्रजनन एवं अन्य क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। पौधों में मुख्यतः पादपों में 5 प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहला है ऑक्सिन। हार्मोन का नाम है, क्या नाम है? ऑक्सिन। ये जो ऑक्सिन हार्मोन है पौधों में क्या काम करता है? तो यह पौधे के तने एवं जड़, तना एवं जड़ के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है। समझ आ रहा है? ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है जी? पौधे के तना एवं जड़ के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है। इसका मतलब तना कितना विकास होगा, कितना लंबा जाएगा, जड़ का कितना विकास होगा, कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा, क्या होगा, ये सारा चीज का कंट्रोल करने वाला कौन है? ऑक्सिन। तो पादप हार्मोन्स में पहला नाम है ऑक्सिन, जिसका काम है पौधे के तना एवं जड़ों का वृद्धि विकास को नियंत्रित करना। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे फल आते हैं जो बीज रहित होते हैं, जिन फलों में बीज नहीं होता है, जैसे आम, संतरा, नींबू, केला। बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसमें बीज नहीं होता है। तो इनमें क्या होता है? इनमें क्या करते हैं जो वैज्ञानिक लोग, हम लोग इनके परागण एवं निषेचन की क्रिया को कराए बिना ही फलों का उत्पादन कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्रिया नहीं कराते? परागण एवं निषेचन के क्रिया के बिना ही फलों को उत्पादन कर देते हैं। और इन सब में प्रमुख भूमिका होती है किस हार्मोन्स की? ऑक्सिन हार्मोन्स की। और हम लोग बड़े मजे से ऐसे फलों को खाते हैं, है ना, बहुत मीठा रहता है, इसमें बीज नहीं रहे। जैसे आम, हम लोग जनरल देख, आम फोड़ेंगे तो बीज में क्या निकलता है? बीज, गुठली, छत्तीसगढ़ी में गोही बोलते हैं। समझ आ गया? नहीं रहता है उसमें। ऐसे फल जिसमें, या ऐसे फल जिनका निर्माण बिना परागण एवं बिना निषेचन के किए गए, उसमें बीज नहीं होता है। मतलब ये फल कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। और इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका किस हार्मोन्स की होती है? ऑक्सिन हार्मोन्स की। तो आपसे पूछ देगा बीज रहित फलों के उत्पादन में किस हार्मोन्स की भूमिका होती है? क्या बताएंगे? ऑक्सिन हार्मोन। समझ आ रहा है? चलिए, दूसरा हार्मोन है हम सबका प्यारा दुलारा, कौन सा? जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? जब पौधे बौने होते हैं ना, छोटे पौधे रहते हैं, बौने पौधे के वृद्धि और विकास में सहायक होता है।
मतलब छोटा जो पौधा रहता है उसको क्या करेगा, बड़ा करेगा। यदि जिब्रेलिन नाम का हार्मोन न रहा तो पौधे क्या हो जाएंगे, जैसे बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, बौने छोटे छोटे हो जाते हैं, हाइट उनका विकास उतना नहीं हो पाता शरीर का जितना होना चाहिए। तो हो सकता है हमारे शरीर, देखो हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, समझ आ रहा है। तो पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है, वृद्धि हार्मोन। तो यदि पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन सही तरीके से नहीं निकला तो शरीर का वृद्धि और विकास रुक जाएगा। उसी तरीके से पादपों में, पौधों में एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है, जिब्रेलिन हार्मोन। यदि जिब्रेलिन हार्मोन का उत्पादन सही से नहीं हुआ तो पौधे क्या हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे। समझ आ रहा है। तो बौने पौधे के वृद्धि और विकास में सहायता करता है कौन, आपका जिब्रेलिन हार्मोन। देखा बौने पौधे को बड़ा कर देता है, तने की वृद्धि में सहायक होता है, बीजों के अंकुरण में भी सहायक होता है। कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन, है ना। याद रखने का ट्रिक कैसे आ रहा है, जीभ, जीभ मतलब जीभ, है ना, जीभ को खींच के लंबा करना है, ठीक है। पौधे को क्या करना है, जीभ को खींच के, अरे बौना है ना, बौना, तो बौना है तो उसको क्या करेंगे, पकड़ के खींचेंगे, ऐसे करके याद करते। तो जीभ को पकड़ के खींचेंगे तो बौना पौधा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो, बाकी तुम लोग जैसा लगे याद कर लेना। जिब्रेलिन, ठीक है। तो जिब्रेलिन क्या करेगा, बौने पौधे को बड़ा करता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा पादप हार्मोन है जिसका नाम क्या है, साइटोकाइनिन। क्या नाम है जी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक जीर्णता को रोकता है। जीर्णता मतलब बूढ़ा होने से रोकता है, कोशिकाओं को बूढ़ा होने से रोकेगा, बोलेगा जवान रह, है ना, बूढ़ा नहीं होना है। समझ आ रहे। तो क्या बोल रहा है, कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक जीर्णता को रोकता है, क्लोरोफिल को लंबे समय तक नष्ट होने से बचाता है। अब सोच के देखिए, कोशिका को बूढ़ा होने से बचा रहा है, बूढ़ा होगा मतलब कमजोर हो जाएगा, टूट के खत्म हो जाएगा, मर जाएगा पौधा, ठीक। अब क्लोरोफिल लंबे समय तक जिंदा रहेगा मतलब लंबे समय तक हरा भरा दिखेगा, प्रकाश संश्लेषण किया करेगा, अच्छा भोजन बनाएगा, तो ज्यादा दिन तक पौधे क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइटोकाइनिन नाम का जो हार्मोन है ना, यह पौधों को लंबे जीवन देने में क्या करता है, मदद करता है, लंबे समय तक जिंदा रहे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है जी, जवानी वाला हार्मोन। समझ आ रहा है, क्या बोलते हैं, जवानी वाला हार्मोन, ठीक है। तो याद रखना, पौधों में एक हार्मोन होता है जो पौधों को जवान रखने के लिए, तरोताजा रखने के लिए जिम्मेदार है, जिसका नाम क्या है आपका, साइटोकाइनिन। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, जवानी वाला हार्मोन। समझ आ रहे हैं, हम सब अभी क्या है, जवान है, तो हमारे में भी जवानी वाला हार्मोन। अब पौधों में कौन सा है, साइटोकाइनिन। अब हम में क्या है ये मत पूछिए, ठीक है। समझ आ रहा है। तो मनुष्य में भी क्या होता है, जवानी वाला हार्मोन। समझ में आ रही बातें, ठीक है। इतना डल क्यों दिख रहे हैं तुम लोग, है ना, चेहरा देख के साला मुझे भागने का मन कर रहा है। थोड़ा खुश रहा करो, मजा लिया करो पढ़ाई का, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा, पादप हार्मोन्स। तो कितने प्रकार के देख लिया, 3 प्रकार। तो पहला क्या देखा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। 2 और बचे हैं, एक है फ्लोरोजिन्स और एक है एथिलीन। चलिए, तो ये दोनों हार्मोन्स के बारे में भी चर्चा करते हैं। चलिए, तो हम लोग अभी क्लास में किस पर चर्चा कर रहे हैं, पादप हार्मोन्स के बारे में। तो पादप हार्मोन्स में हमने 3 हार्मोन्स पढ़ लिया, कौन कौन सा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। चलिए, चौथे नंबर का हमारा हार्मोन्स है फ्लोरिजिन, या इसी को और क्या कहते हैं, एब्सिसिक एसिड। तो फ्लोरिजिन्स या जो एब्सिसिक एसिड होता है, इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे, फूल खिलाने वाला हार्मोन। मतलब जो पौधे हैं उन पौधों में फूलों का खिलना, फूलों का वृद्धि और विकास किस हार्मोन्स पर डिपेंड करता है, फ्लोरिजिन्स पर। तो याद रखेंगे, फ से फ्लोरिजिन्स और फ से फूल, तो इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कहते हैं, फूलों को खिलने में मदद करता है। इससे और किस नाम से जानते हैं, सूखा सहिष्णुता हार्मोन्स भी कहा जाता है, ठीक है जी। क्या कहता है, सूखा सहिष्णुता हार्मोन। तो एक बात आप लोग याद रखना, फूल खिलाने वाला हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो फ्लोरिजिन्स, है ना।
चलिए अगला देखते हैं हमारा 5वां नंबर का हार्मोन, जिसका नाम क्या है? एथिलीन। तो पौधों में जो हार्मोन्स होता है उसमें हम 5वां नंबर का हार्मोन पढ़ रहे हैं, क्या? एथिलीन। तो ध्यान रखना, पौधे में जितने भी हार्मोन्स पाए जाते हैं उनमें से ये एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में होता है। अब बोलोगे सर पौधे के अंदर में भी गैस रहता है, तो मनुष्य के अंदर में गैस हो सकता है, पौधे के अंदर में नहीं हो सकता है, समझ आ? तो पौधे में उपस्थित एकमात्र हार्मोन्स जो गैसीय अवस्था में होता है उसका नाम क्या है? एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन। और ये एथिलीन का काम क्या है? कच्चे फलों को पकाने का काम है ना। आप आम खाए होगे, आम शुरू शुरू मस्त हरा हरा दिखता है, फिर एक समय के बाद में पूरा पीला पीला हो जाता है, पक जाता है। हर फल पकता है, शुरू में कच्चा रहता है और बाद में पक जाता है। तो फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो आपका एथिलीन। समझ आ रहा है? तो एथिलीन हार्मोन क्या करता है? कच्चे फलों को पकाने में मदद करता है। अब जब फल पक जाएगा तो टूट के गिरेगा, समझ आ रहा है? जब पत्ता देखना, पत्ता भी एक समय मस्त हरा भरा रहता है लेकिन कुछ दिन के बाद में पीला हो जाता है, सूखा होके गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि ये जो एथिलीन हार्मोन्स है यह पत्तियों, फलों एवं फूलों को पौधों से अलग होने की प्रक्रिया को तीव्र है। इसका मतलब समझ आ रहा है? इसका मतलब यह है कि आपका जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स है, कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन हार्मोन्स और आपका एथिलीन हार्मोन्स, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक जवान रखने के लिए काम कर रहा है, वो भी एकदम पुरजोर ताकत लगा के, और एक उसको बूढ़ा करने के लिए काम कर रहा है, पकाने का। एक बोल रहा है जवान रखना और एक क्या बोल रहा है? बूढ़ा करना। बूढ़ा करना मतलब पकाना है, समझ आ रहा है? तो एक दूसरे के दुश्मन कौन कौन हो गए? साइटोकाइनिन और एथिलीन। ठीक है, याद करने के लिए दुश्मन है, रियल में नहीं है भाई। वो अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। यदि सोच के देखिए, यदि केवल साइटोकाइनिन रहे, एथिलीन ना रहे, तो एक बार पौधा जवान हो तो हमेशा वैसे रहेगा, मरेगा नहीं। तो फिर इससे प्रकृति का जो नियम है वो खत्म हो जाएगा। और हम मनुष्य इसी चीज में लगे हैं, है ना। एक बार जवान हो गए तो हमेशा क्या रहे? जवान रहे, बूढ़ा हो ही ना। समझ में आ रही बातें? लेकिन मृत्यु तो अटल है, होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ एक्सरसाइज करके कुछ दवाइयां ऐसा कुछ बन जाए कभी, जिससे हम उम्र को कुछ बढ़ा लें, लेकिन हमेशा के लिए अमर हो पाना ऐसा संभव नहीं है। समझ आ रहे हैं? अब क्या पता नहीं भविष्य में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आए तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं। समझ आ रहा है? तो साइटोकाइनिन को कहा जाता है जवानी वाला हार्मोन, जो हमेशा जवान रहो कहता है। और एथिलीन क्या कहता है? पकाने का काम करता है, डोकरा करने का काम करता है। समझ आ रहा है? ठीक है। तो एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है, फलों को पकाने में मदद करता है, पत्ती, फल, फूल को पौधे से अलग करने की क्रिया को तेज करता है। समझ आ गया? चलिए, तो यहां तक हमने देख लिया पादप हार्मोन। तो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। चलिए एक बार नाम बोलेंगे साथ में। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजेंस, एथिलीन। समझ आ रहा है? और सबका अपना अलग अलग काम होता है। ठीक, जैसे हम मनुष्यों में देखा था ना कि स्त्रियों में अलग हार्मोन्स निकलता है और पुरुषों में अलग हार्मोन्स निकलता है। एपी पढ़े थे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं में, और एटी पढ़े थे पुरुष में, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है ना? चलिए, तो ये 5 प्रकार के हार्मोन्स। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, किस गैस के बारे में? एसिटिलीन गैस। ये जो एसिटिलीन गैस है ना, यह कच्चे फलों को पकाने में मदद करता है। और यहाँ पे एथिलीन है, ये जो एथिलीन है पौधों में प्राकृतिक रूप से बनता है। समझ आ रहे? और ये एसिटिलीन गैस को हम लोग बनाते हैं, कृत्रिम रूप से बनता है। तो कृत्रिम रूप से यदि किसी कच्चे फल को पकाना है, जैसे आम को आप तोड़ के ले आए, कच्चा है, अब उसको पकाते हैं, तो हम लोग देखना ना पैरा वगैरह में तोप के, धान में भूसी में तोप के पकाते हैं। लेकिन उसके अलावा यदि पकाना है तो हम किसी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। वो जो रासायनिक पदार्थ होता है कैल्शियम कार्बाइड होता है। समझ आ रहे हैं? देखना आप लोग कच्चे फलों को जब पकाते हैं तो एक बक्सा या जो भी चीज में रखते हैं और उसमें हल्का हल्का पानी का छिड़काव करते हैं। तो पानी का छिड़काव क्यों करते हैं? क्योंकि पानी के संपर्क में जब आएगा तभी कौन सा गैस बनेगा?
एसिटिलीन गैस, और यही एसिटिलीन गैस उस कच्चे फल को पकाने का काम करता है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बाइड को जब जल वाष्प के संपर्क में लाया जाता है तो कौन सी गैस बनती है? एसिटिलीन गैस बनती है, और ये एसिटिलीन गैस कच्चे फलों को पकाने में मदद करती है। तो जब कृत्रिम रूप से हम किसी कच्चे फल को पकाएंगे तो कौन सा पाउडर? कैल्शियम कार्बाइड जल के संपर्क में आएगा तो कौन सा गैस बनेगा? एसिटिलीन। मतलब एक्चुअल में कच्चे फल को पकाता है, ये गैस पकाता है, ये आपका पाउडर नहीं पकाता है। पाउडर जल के संपर्क में आएगा तो उससे बनेगा गैस। कौन सा गैस बनेगा? एसिटिलीन गैस, और ये उस कच्चे फल को पकाने का काम करेगा। समझ में आ रही बातें? चलिए, तो पादप कार्यकी में हमने दो चीज पढ़ा। सबसे पहला क्या पढ़ा? प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद क्या पढ़ा? पादप हार्मोन। अब देख लेते हैं पादप ऊतक, उसके बाद में पादप रोग। मुश्किल से 10 मिनट और लगेगा, इसके बाद में ये वाला चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है? चलिए, तो हमारा जो क्लास चल रहा है पादप कार्यकी का, इस पादप कार्यकी में हमने दो चीजें तो पढ़ ली। पहले हमने क्या पढ़ लिया? प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया? पादप हार्मोन्स। अब तीसरा जो पॉइंट इस पे चर्चा करने वाले हैं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? पादप ऊतक। ठीक है? तो जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसमें हमको दो प्रकार के ऊतक के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? कितने प्रकार के ऊतक? दो। एक है जाइलम ऊतक और एक है फ्लोएम ऊतक। जाइलम, तो जाइलम से ना सिंपल से याद रखना, ज से जाइलम, ज से जड़, जड़, जड़। ठीक है? ज से जाइलम, ज से जड़। तो ऐसे ऊतक जो पौधों में जड़ में उपस्थित होंगे। कहां उपस्थित होंगे? जड़ में। और जड़ में उपस्थित होकर के भूमि से जो भी जल है, खनिज तत्व है, उसको अवशोषित करेंगे और पौधे के विभिन्न अंगों तक उसको पहुंचाएंगे। समझ आ रहे? तो ऐसे ऊतक जो पौधों के जड़ों में उपस्थित होते हैं, और जड़ में उपस्थित होने के कारण ये जल एवं खनिज पदार्थ को भूमि से अवशोषित करेंगे और पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाएंगे। खास करके क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचाएंगे, पत्ते तक। तभी तो वो जड़ से क्या आएगा? पानी, खनिज तत्व वो जाएगा कहाँ पे? पत्तों में, क्लोरोप्लास्ट में, ग्रेना नाम की जगह पे। फिर वहां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनेगा गर्मा गर्म। ठीक है? फिर उस बने हुए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम। ऐसे करके याद रखना, सिंपल सा। तो वो हार्मोन जो जड़ में होगा वो जाइलम है, और वो हार्मोन जो फूल में पाया जाएगा, पत्ते में पाया जाएगा, वो क्या है? आपका फ्लोएम। चलिए बारी बारी समझते हैं। तो पादप ऊतक में सबसे पहला ऊतक है आपका जाइलम ऊतक। तो जाइलम ऊतक एक प्रकार का जल संवाहक ऊतक है। अभी हमने आपको समझाया, जड़ से क्या चीज को अवशोषित करेगा? जल को, और जल को पूरे पौधे में पहुंचाएगा। ठीक? तो क्या बोलेंगे? जाइलम को क्या बोलेंगे? जल संवाहक ऊतक है। कैसा ऊतक है? जल संवाहक ऊतक है। इसका प्रमुख कार्य अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ठीक है? जो भी जल एवं खनिज लवण अवशोषित करेगा उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करेगा। कौन? आपका जाइलम ऊतक। इसलिए मैं बोला कहां पर उपस्थित होता है? जड़। जड़ से, ज से जाइलम, ज से जड़ से। जड़ से क्या क्या लेके जाएगा? जल, खनिज लवण, और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया। समझ में आ रहा है? भाई जिंदा रहने के लिए पौधे को भी तो पानी चाहिए, तो केवल जड़ को थोड़ी चाहिए, तना को भी चाहिए, उसके धड़ को भी चाहिए, उसके पत्ते को भी चाहिए। तो सब जगह पहुंचाने का काम करेंगे। समझ आ रहे हैं? तो पादप ऊतक में पहला हमारा क्या हो गया? जाइलम ऊतक। दूसरा हमारा क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक। अब एक फ्लोएम ऊतक एक प्रकार का कैसा ऊतक है? वाष्प ऊतक भी कहते हैं। जैसे इसको क्या बोल रहे हैं? जल संवाहक, जल संवाहक ऊतक। वैसे फ्लोएम को क्या कहा जाता है? वाष्प ऊतक भी कहा जाता है। अब ये क्या करता है? इसका प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों से निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों तक
पहुंचाना या फिर स्थानांतरित करना। यही चीज तो मैंने बताया। जाइलम ऊतक क्या करेगा, जड़ से पानी एवं खनिज लवण को अवशोषित करेगा और पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचा देगा। फिर उसके बाद में जो भोजन बनेगा उस भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम ऊतक। समझ में आ रहा है? ज से जाइलम, ज से जड़, फ से फ्लोएम, फ से फूल। फूल से नीचे आएगा, फूल ऊपर में खिलता है ना, तो ऊपर से नीचे कौन लेके आएगा, फ्लोएम। और जड़ से नीचे से ऊपर लेके कौन जाएगा, जाइलम। क्लियर है इतनी बातें? तो पादप ऊतक कितने प्रकार के, दो, एक जाइलम और एक फ्लोएम। दोनों का काम देख लिया हमने। अब यहाँ पे एक चीज, एक तथ्य आपको याद रखना है। किसी पौधे के यदि हमको आयु पता करना है ना, कि कितना साल का पौधा है करके, तो इसको निकालते हैं जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय की संख्या को गिनकर। जाइलम ऊतक को याद रखना। किसको याद रखना है, जाइलम ऊतक। अरे जाइलम ऊतक ही तो जड़ में है ना, तो जड़ से ही तो पौधे का विकास होगा। ठीक है, देखना जब आप लोग लकड़ी को जब हम काटते हैं तो ऐसा गोल 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 गोल, काला काला, सफेद सफेद ऐसे अपने को दिखाई देता है, यही जाइलम ऊतक होता है। समझ आ रहा है? तो यदि किसी पौधे के आयु की गणना करना है तो किसको गिना जाएगा, जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिन करके हम बता सकते हैं कि किसी पौधे की आयु कितने साल है। अब हम लोग तो उसमें एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो पौधे विज्ञानी होंगे उनको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, कि बता पाएंगे कि इतना इतना है करके। समझ आ रहा है? तो किसी पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय की संख्या को गिन करके किया जाता है। समझ आ गई बातें? चलिए, तो ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा वाला, पादप ऊतक। तो पादप में कितने प्रकार के ऊतक, दो, एक क्या है, जाइलम ऊतक, और एक क्या है, फ्लोएम ऊतक। क्लियर है? चलिए, अब तीसरा हमारा लास्ट पॉइंट बच रहा है, क्या, पादप रोग। चलिए तो फटाफट देख लेते। जैसे मनुष्य में रोग होते हैं वैसे पादपों में भी रोग होते हैं। किसकी कमी से होता है, किन में होता है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पादप कार्यकी में हमने प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन्स, पादप ऊतक, इन तीनों पॉइंट पे हमने चर्चा कर लिया है। अब चौथा पॉइंट हमारा क्या बच गया, लास्ट वाला, पादप रोग। ठीक है, तो पादप रोग मतलब जो पेड़ पौधे हैं, जो पादप हैं, उनमें क्या होती है, रोग होती है। जैसे हम मनुष्यों में भी क्या होता है, रोग। मनुष्य में जो रोग होते हैं, इनके चार प्रमुख कारण हमने देखा था। मानव में किन किन चीजों से रोग होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ, फफूंद। इन चार कारणों से मानव में क्या होती है, रोग होती है। पौधों में रोग होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, फफूंद या कवक। समझ आ रहे? पौधों में रोग का सबसे प्रमुख कारण क्या है, फफूंद या फिर कवक। तो देखते हैं कुछ प्रमुख रोग। वैसे तो बहुत सारे रोग होंगे, सबको तो याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ को पढ़ना संभव है। तो ये यहाँ पे हमने लिखा है कुछ कुछ, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा रोग देख रहे हैं हम लोग, टिक्का रोग। तो टिक्का रोग होता है किसमें, मूंगफली में। खैरा, ये तो सुना होगा आप लोगों ने। खैरा रोग किसमें होता है, धान में जिंक की कमी से। भाई धान के लिए जिंक की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ आ रहे हैं? तो जिंक की कमी से धान में जो रोग होता है उसका क्या नाम है, खैरा रोग। इसके अलावा ब्लैक हार्ट। तो ब्लैक हार्ट वाला जो रोग है किसमें, आलू, ऑक्सीजन की कमी। आप लोग देखना, आलू को जब हम कभी काटते हैं तो अंदर में एकदम काला काला, जाला जाला है ना, या कभी कभी हरा हरा एकदम वो दिखाई देता है। बहुत दिन से आलू को रख देंगे तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाती है। तो आलू का दिल कैसा होता है, काला होता है, याद रखना। ठीक, आलू का जो रोग है, देखो यहाँ पे हम किसकी बात करें, उसके फल की बात करें। पत्ती में भी होता है, तो शरीर के किसी भी जगह अलग अलग रोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किस रोग की चर्चा कर रहे हैं, ब्लैक हार्ट रोग की चर्चा। ठीक, ये जो ब्लैक हार्ट रोग है किसमें होता है, आलू में होता है। अच्छा, आप ये बोलना चाह रहे हो कि पत्ते में काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो चलो, तो आलू में कौन सा रोग होता है, ब्लैक हार्ट रोग। चलिए, किसकी कमी से, ऑक्सीजन की कमी। चलिए, अगला हमारा कौन सा है, मार्स। तो मार्स रोग होता है मटर में। म से मार्स, म से मटर।
और म से मैग्नीज, ये पूरा m क्यूब हो गया। ठीक है, क्या हो गया? मार्स, मटर, मैग्नीज। ठीक है, मार्स, मटर, मैग्नीज। चलिए अगला क्या है? व्हाइट बर्ड। तो व्हाइट बर्ड रोग होता है किससे? मक्का, मक्का में होता है कौन सा रोग? व्हाइट बर्ड। किसकी कमी से? जिंक की कमी से। इसके अलावा व्हाइट रस्ट, तो व्हाइट रस्ट रोग हो रहा है किसमें? सरसों में। इसके अलावा ब्लैक रस्ट, तो ब्लैक रस्ट होता है गेहूं में। और येलो बोन मोजेक हो गया किसमें? भिंडी में। ये मोजेक से कुछ याद आ रहा है? तंबाकू के पौधे में एक रोग हुआ था मोजेक, समझ आ रहे हैं? तो येलो वेन मोजेक याद रखना किसमें? भिंडी में। और ये किस कारण से हो रहा है? वायरस के कारण। अगला है रेड वार्म, लाल सड़न रोग। ठीक है, लाल सड़न रोग जो किसमें होता है? गन्ना में। जब हम गन्ना खाते हैं तो देखना लाल लाल, जब उसके छिलका को निकालते हैं छील के, तो अंदर में क्या दिखता है? लाल लाल। वही आपका क्या है? लाल सड़न रोग या फिर रेड वार्म, इसमें हो रहा है गन्ना। अगला आपका इरगाट। तो इरगाट नामक जो रोग है किसमें हो रहा है? बाजरा में। ठीक है, देखिए इसको ऐसे सरसरी तौर पे पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन ना के बराबर इस टॉपिक से बनता है, इसलिए इसको ऐसे पढ़ के निकल लेना है। अभी तक तो हमने नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है किसी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा आपका कहाँ से? प्रकाश संश्लेषण से। उसके बाद में हो सकता है हार्मोन से, उसके बाद में हो सकता है ऊतक से। समझ आ रहा है? चलिए, तो आज के क्लास में हमने पादप कार्यकी में जितना भी काम का चीज पढ़ना था उसको हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कोशिकाओं के बारे में, जिसमें हम लोग मानव में जो कोशिका होता है उसका अध्ययन करेंगे और पादपों में जो कोशिका होती है उसके अध्ययन करेंगे। वो वाला चैप्टर आपका अलग रहेगा। तो इस पादप कार्यकी में हमने कितने चीजों को पढ़ा? 4। पहला क्या देखा? प्रकाश संश्लेषण। दूसरा पादप हार्मोन। तीसरा पादप ऊतक। और चौथा पादप रोग। ठीक है, तो इन दोनों क्लास, एक क्लास में हमने प्रकाश संश्लेषण देखा और अभी के क्लास में हमने पादप हार्मोन, पादप ऊतक और पादप रोग। तो मेरे ख्याल से दोनों क्लास कर लेने के बाद में आपको पादप कार्य के बारे में शायद ही और कोई देखना पड़ेगा या फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे आपका पूरा क्या हो गया? कवर हो गया। समझ में आ गई बातें? चलिए, तो आज का क्लास यहाँ पे हम खत्म। ठीक है।